नमस्कार दोस्तों, और बूस्टर डोज 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीरीज है इसमें हम करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को आपके लिए डिस्कस करते हैं, खास तौर से यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। लेकिन ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है LT ग्रेड के लिए, GIC प्रवक्ता के लिए, यूपी SSSC की सभी परीक्षाओं के साथ साथ RO और ऐसे अभ्यर्थी जो BPSC TRE4 की तैयारी कर रहे हैं, सभी की ये सीरीज काम आने वाली है। इसमें हम बहुत कम समय में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो कि परीक्षा के लिए आपके बिल्कुल सिलेबस में हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रयास यही रहता है कि गागर के सागर के रूप में इसे आपके सामने रखा जाए। अच्छा, अब बात यहाँ पर हो रही है गागर में सागर, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो कहावत होती है गागर में सागर भरना, ठीक है, तो एक होता है ना कि एक कवि हैं, उनके जो दोहे हैं उनके बारे में ये बात कही गई है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। उस कवि का नाम बताओ। देखते हैं कि हिंदी कितने लोगों की कितनी स्ट्रांग है। चलो शुरू करते हैं आज का ये बूस्टर डोज नंबर 2। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका आयोजन प्रतिवर्ष 24 जनवरी को किया जाता है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2024 और 2025 में इसकी थीम क्या है। देखो 2024 में इसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, ये 2024 की थीम है। और 2025 की थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये जरूर याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 2025 में 17वां संस्करण था और 2024 में कितना था, 16वां था। तो फिलहाल बस इतना याद रखो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का 17वां संस्करण 2025 में आयोजित किया गया और इसकी थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये भी याद रखो कि 2024 में और 2025 में भी प्रतिवर्षी 24 जनवरी के ही दिन एक दिवस तो आपको याद हो गया यहाँ पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये होता है 24 जनवरी को। लेकिन 24 जनवरी को ही एक दिवस और होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखो बात यहाँ पर हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष होता है 24 जनवरी को, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन। तो अब यहाँ पर बात होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हो गया 24 जनवरी, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये होता है 11 नवंबर को, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर पढ़ा राष्ट्रीय बालिका दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 24 जनवरी को, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब होता है, ये होता है 11 अक्टूबर को। देखो यहाँ पर ना सारे तथ्य आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर वैश्विक परिवार दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 1 जनवरी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्लोबल फैमिली डे ये कब मनाई जाती है, तो 1 जनवरी को, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस ये कब होता है, तो ये होता है आपका 4 जनवरी को। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस, अच्छा हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है ये तो मयूर है, तो इसे आप मयूर दिवस भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है प्रतिवर्ष 5 जनवरी को। और अब यहाँ पर बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। इसको ना प्रवासी भारतीय दिवस PBD के रूप में भी, मतलब इसे शार्ट में PBD ही लिख देते हैं आजकल, ठीक है। तो PBD होता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को क्यों, क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। किस वर्ष वापस आए थे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप बताओ, ठीक है। फिलहाल आपको ये बता दें कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अभी कहाँ पर किया गया था, इसे ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा जो 2025 का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम मनाया गया, तो इसमें जो मुख्य अतिथि देश है ये है त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो ये मुख्य अतिथि देश है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का। त्रिनिदाद और टोबैगो के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है क्रिस्टिन कंगालू। आपने राज कॉमिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, पढ़ा होगा जरूर आपने। उसमें एक करेक्टर है जिंगालू, जिसका सामना अक्सर जो है ना सुपर कमांडो ध्रुव से होता है। तो जब कंगालू पढ़ता हूँ ना तो मुझे जिंगालू की याद आ जाती है। बचपन में मैंने कॉमिक्स बहुत पढ़ी है। इसके बाद देखेंगे तो ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाए आपका
कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये 2025 में मनाया गया, ध्यान देना इस पर। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ठीक है, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, ये है थीम प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 की। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था नई दिल्ली में, और इस बार जो कि 18वां संस्करण है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का, तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है उड़ीसा में। कब से कब तक? 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक। तो सारे पॉइंट्स यहीं से बनेंगे अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, इसरो के जो 11वें अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं वी नारायणन। इन्होंने वी सोमनाथ की जगह ली है। वी सोमनाथ फिलहाल रिटायर हो चुके हैं और अब इनका स्थान ले लिया है वी नारायणन ने। ये याद रखना। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेशनल गेम्स के बारे में। हमारे जो 38वें नेशनल गेम हो रहे हैं इस बार 2025 में कहाँ पर हो रहे हैं? उत्तराखंड में। कब से कब तक हो रहे हैं? तो 28 जनवरी से शुरू होंगे, चलेंगे 14 फरवरी तक। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है ये 14 फरवरी को देखने को मिलेगा। शुभंकर रखा गया है इस बार मौली। मौली जो है एक स्टेट बर्ड है, मौली एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की, तो वही शुभंकर इस बार। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उसकी मसाल का क्या नाम है? तो जो मसाल प्रज्वलित की गई है उसको नाम दिया गया है तेजस्विनी। ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एंथम भी है। एंथम क्या है? संकल्प से शिखर तक। और अब बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि नेशनल गेम्स के बारे में, तो जो हमारे 38वें नेशनल गेम्स थे ये उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो फिलहाल अब 37वें कहाँ पर हुए थे? तो याद रखना कि 2024 में जो राष्ट्रीय खेल हुए ये गोवा में हुए थे। इनका क्रम 37वां था, इस बार का 38वां है। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इस बार जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए उनका क्रम कौन सा है। तो बस हो गए कंफ्यूज, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। और ये भी ध्यान देना कि इस बार 2025 में जो 38वां नेशनल गेम है उसमें शुभंकर मौली है, लेकिन इसके पहले मोगा था। ठीक है, और 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुए थे इसमें टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद देखो ये पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर हल्का लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि यह फीमेल एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, उद्घाटन किया गया है इस कार्यक्रम का ओम बिरला के द्वारा, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब ये जो कार्यक्रम है ना, इसके बारे में ध्यान से सुनो, और बहुत सारे स्टैटिक के बिंदु भी यहाँ पर से बन रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपने अगर PYQs देखे होंगे तो अक्सर इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न तो पक्का आपके सामने आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 यह कार्यक्रम जनजाति नेता बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, यह कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी कि संवैधानिक और जनतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ाने के लिए और महिला जागरूकता व सशक्तिकरण प्रोग्राम है। ठीक है, तो यह फीमेल एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में अलग अलग क्षेत्र में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और प्रशासन की जानकारी देकर उनको सशक्त बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना कुछ प्रश्न बनेंगे जो कि स्टैटिक के हैं, जैसे कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और एक बात और भी याद रखना कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। ये समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959, तारीख याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? नागौर राजस्थान में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ ये भी याद रखो कि 1992 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसके द्वारा पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है,
तो ध्यान देना कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये संवैधानिक कब से हो गई थी? ये संवैधानिक हुई है 24 अप्रैल 1993 से, और पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 और 11वीं सूची में इसे शामिल किया गया है। और इसलिए जो आर्टिकल है पंचायती राज जो है इसे आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक के बीच में रखा गया है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था ये लागू हुआ था 24 अप्रैल को, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है और इसको आंसर कर देना। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता होगा, और कारण सहित बताना कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है पंचायती राज के बारे में। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, ये अभियान इंपॉर्टेंट है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। कब शुरू किया था? 26 दिसंबर 2024 को। इसका उद्देश्य है, नाम से स्पष्ट है, सुपोषित ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत को पोषण से मतलब उनको पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको पोषित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, फिलहाल ये भी याद रखना कि हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका नाम है राजीव रंजन सिंह। कई बार लोग ये भी नहीं जानते, भूल जाते हैं, और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ गया तो आप क्या करेंगे? तो पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी ताकत के बारे में। तो दुनिया में जल सेना, थल सेना और वायुसेना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली जो सेना है वो अमेरिका के पास है, उसके बाद रूस के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, और भारत इसमें इंडिया चौथे स्थान पर है। तो अभी अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 4 है। इसमें कुल मिला के 145 देशों को शामिल किया गया है। और पाकिस्तान, थोड़ा पड़ोसी की ओर भी देख लेते हैं, पाकिस्तान 2025 में ना 12वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि 2024 में, पिछले साल, वो 9वें स्थान पर था। तो फिलहाल झूठा घमंड इंसान को ले डूबता है, तो अपनी स्थिति का ज्ञान सभी को होना चाहिए। इसी के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत जो है ये 176वें स्थान पर है। टॉप पर है एस्टोनिया। ठीक है, इसी के साथ याद रखना कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है। और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116वें स्थान पर है और टॉप पर है आइसलैंड। और इसे जारी करता है कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि IEP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर है। टॉप पर स्वीडन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें स्थान पर है। टॉप पर US है। अंकटाड जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 भारत 109वें स्थान पर है। टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में जो इंडिया का स्कोर है वो 71 है और टॉप पर कौन है? टॉप पर है केरला और उत्तराखंड। ठीक है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 में फिलहाल वियना जो है ना ये टॉप पर है। मतलब ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है? वियना है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर मनीला है। दूसरे स्थान पर मुंबई है। तीसरे स्थान पर दिल्ली है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना है इसको। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया और इसमें केरला जो है ये टॉप पर है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58वें स्थान पर है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया, यानी कि फायर पावर इंडेक्स में भारत भले ही चौथे स्थान पर है लेकिन एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर केरला है। और विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया है? तो ये है भारत। टॉप पर चाइना है, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, इसके बाद भारत है। ध्यान देना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इंडेक्स हैं जो कि मैं आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105, हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक 126 126 और शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है 116 है। तो हंगर में 105, खुशहाली में 126 और शांति में हम 116वें स्थान पर हैं। और देखो फ्रेंड्स, हाल ही में ना हमारी जो सेना है उसके प्रमुख बदल गए हैं, तो उनके नाम भी याद रखना। जैसे कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी, नेवल चीफ बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल कौन है, अमरप्रीत सिंह हैं। जबकि इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ हैं ये सुजीत पुष्पाकर धारकर हैं और इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ हैं राजा सुब्रमणी हैं। आर्मी डे प्रतिवर्ष होता है 15 जनवरी को, नेवल डे होता है 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे होता है प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को। और ध्यान देना कि भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा मुंबई में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिली होंगी। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी बशर्ते कि आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में और इसे फिर इंटरप्रेट करने में, वीडियो बनाने में, थंबनेल बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। तो अगर आप समर्थन करना चाहते हैं ना तो बस इतना करिए, इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस इतनी सी डिमांड है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।